हेलो दोस्तों, मैं विपुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शेयर इट पे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर बिजनेस ग्रोथ की छोटी सी रिवीजन करेंगे और उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब देखो, मैंने रिवीजन कैसे डिसाइड करी है। मैंने ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं की करवानी रिवीजन, और जो कि जनरली आपको समझ नहीं आता, मतलब वही सब चीज़ों की। सो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब देखो यार, ये ना बहुत ही हॉट टॉपिक है। इस पे एक साल आता ही है हर साल क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं। अब पहला है डेलीगेशन। अब देखो, डेलीगेशन तो आपको आसानी से समझ आ ही जाता है। डेलीगेशन क्या होता है? गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखती है सारी, कि अगर कुछ गलत हुआ वगैरह सब अपने हाथ में रखती है गवर्नमेंट, लेकिन जो सारा काम करना है, डिलीवरी वगैरह, प्रोडक्शन, वो सब किसके हाथों में दे देती है सरकार? प्राइवेट के हाथों में, कि प्राइवेट सब कुछ करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। कुछ हुआ हम बैठे हैं जी। ठीक है। अब देखो, ये तो चलो सबने करवा दिया। अब और हमारी बुक में क्या लिखा है? हमारी बुक में क्या लिखा है कि किस तरीके से डेलीगेशन हो सकता है। तो डेलीगेशन कॉन्ट्रैक्ट से भी हो सकता है, फ्रेंचाइजी से भी कर सकते हो आप, ग्रांट से भी। तो अगर बाय चांस पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कितने तरीके से आप डेलीगेशन कर सकते हो, तो आपको टिक करना है ऑल ऑफ द अबव पर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है, कंपनी स्टार्ट करी कोई प्राइवेट सेक्टर की, और भाई वो इतनी जल्दी ग्रेजुअली एक्सपैंड हुई, और उसने क्या करा? पीएसयू को, पब्लिक गवर्नमेंट की कंपनी को ही उखाड़ कर फेंक दिया। जैसे कि बीएसएनएल और एमटीएनएल थी ना। जियो आया आया, बढ़ाओ तो चला गया, बढ़ाओ तो चला गया, बढ़ाओ तो चला गया, और ख़त्म ही कर दिया इनको। अब कोई इनका इतना यूज़र ही नहीं है। सबसे बढ़िया तो एयरटेल ही चल रहा है भाई। भारतीय एयरटेल ने क्या संभाला है, देखो, जियो से ज़्यादा एयरटेल है नंबर 1 पे। तब भी भाई हम तो जियो यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है आपको। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट। देखो, तो एक एक करके देखते हैं क्या है। अब देखो, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट, देखो नाम याद रखना, दोनों ही बहुत सिमिलर से हैं, बस आईएएस का फर्क है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? आप जो गवर्नमेंट है ना, वो प्राइवेट सेक्टर को पूरा नहीं, बस थोड़ा सा, माइनॉरिटी स्टेक देती है, 49% या फिर उससे भी कम। ठीक है, ये याद रखना, 49 या फिर उससे कम, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा देते हैं डाइवेस्टमेंट में। डाइवेस्टमेंट में क्या? मेजोरिटी स्टेक दे देती है सरकार। आप ही ले लो सारा, इतनी मेन वोटिंग पावर सब आपकी मैनेजमेंट की। हम ऐसे ही 51% या फिर उससे ज़्यादा दे देती है सरकार प्राइवेट को। तो देखो, अगर पेपर में क्वेश्चन आया, कैसे आएगा? सेलिंग अ पोर्शन, पोर्शन पूरा नहीं, पोर्शन सिर्फ ओनरशिप का दे दिया प्राइवेट के हाथों में, तो उसका क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट। और डाइवेस्टमेंट का मतलब पार्शल ओनरशिप, आधी आपकी आधी हमारी, या फिर ज़्यादा आपकी थोड़ी सी हमारी। ठीक है ना? सेलिंग अ मेजोरिटी स्टेक। तो ये हो गया आपका डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट। देखो यार, नोट्स में लिख लेना, क्योंकि लास्ट में जब एक दिन बचता है ना, तो ये याद नहीं आता कि 49 इसमें था या फिर इसमें था, 51 इसमें था या फिर इसमें था। ठीक है ना? लिख लेना। अब अगले पे चलते हैं, कि चलो यार, आपने ये तो बता दिया 49 इसका, 51 इसका। अच्छा, अगर 50-50 हो गया तो? जॉइंट वेंचर, देखो 50-50 हो गया तो दोनों बराबर के भागीदारी, तो क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर। नेम याद रख लो बस, जॉइंट वेंचर उतना बहुत है कि जॉइंट वेंचर हो गया, जेवी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना। ये भाई नया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो जहन में उतार लो इस इमेज को पूरी अपने। मैक्रो मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो, फिस्कल पॉलिसी कौन, बताओ, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है हमारे देश की? मिनिस्ट्री, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बजट लेकर आ जाते हैं वो, कि कितना हम एक्सपेंस करेंगे और कहाँ कहाँ से हमको रिसीव होएगा, इस हिसाब से वो बताते हैं ना, सेक्टर वाइज, और भी बाकी सारी चीज़ें। और मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या क्या क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगी? क्रेडिट, सारे रेट, सीआरआर, एसएलआर का, बैंक रेट, रेपो रेट, सब कुछ, सारी मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल, सब कुछ। अच्छा, अब चलो ये बताओ, आरबीआई कब आया था?
वैसे तो ये अगले चैप्टर का टॉपिक है, मतलब 1934 में एक्ट आया था इसका, ठीक है। और 1935 में इन्हें अपना काम स्टार्ट करा था अप्रैल से, शायद 1 या फिर 30 अप्रैल से, ठीक है। अब देखो दूसरा है सेक्टर वाइज। देखो इसमें एमसीक्यू आएगा नीचे चल के, इसलिए पहले ही मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि एमसीक्यू में गलती ना करो, ठीक है। सेक्टर वाइज मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देख लो, अभी भी देख लो, जो फिस्कल पॉलिसी होती है और जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है वो ऑल ओवर द कंट्री, हमारी जो पूरी कंट्री है, ये पॉलिसी उसको इफेक्ट करेगा, इसलिए ये मैक्रो है, मैक्रो। और ये सेक्टर वाइज, मतलब पर्टिकुलर सेक्टर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई पॉलिसी कुछ चेंज आ रहा है तो सिर्फ उसी में इफेक्ट करेगा ना, वो दूसरों में थोड़ी ना करेगा, ठीक है। अब अगले पे जाते हैं भाई। ये तो मतलब एफडीआई और एफआईआई, इनमें तो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्वेश्चन आता ही आता है यार। अब देखो पहला हम चलते हैं अपने एफडीआई पर। एफडीआई क्या है यार, देखो जब फॉरेन का कोई बंदा, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर पर्सन हमारे देश की कोई एग्जिस्टिंग कंपनी को में इन्वेस्ट करता है, मतलब अच्छा खासा पैसा, 10% से ज़्यादा ही, ठीक है। या फिर वो यहाँ पर मतलब हमारे देश में, मतलब अपने देश के अलावा अदर देन हिज ओन कंट्री सब्सिडरी खोल लेता 100% पूरी की पूरी। जैसे कि Hyundai ने इंडिया में है, ये भी एमसीक्यू है, ठीक है, बुक में। Hyundai ने 100%, मतलब वोटिंग पावर उसके पास, पूरा मैनेजमेंट 100% है अपने पास ही, सब्सिडरी पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये हो गया एफडीआई। फिर से एक बार, जब बाहर से फॉरेन कंपनी या फिर कोई एग्जिस्टिंग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है अच्छा खासा 10% से ज़्यादा, तो एफडीआई माना जाएगा वो। या फिर जो वो हमारे देश में सब्सिडरी जो कि 100% ओन उसी के द्वारा होगी, उसको भी एफडीआई माना जाएगा, फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में, मतलब देश की, ठीक है। ये जो है अब लॉन्ग टर्म होती है। देखो यार Hyundai को भी कितना टाइम हो गया है, ऐसा थोड़ी ना कि आज आई 1 महीने बाद चली गई, बहुत टाइम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लंबा सोच के। और देखो लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आज पैसा, उस टाइम पे इन्होंने पैसा डाला, अभी तक है पैसा, तो कुछ टाइम रखना पड़ता है। इससे हमें मिलेगा क्या, मतलब एफडीआई अगर मैं करूँगा, एफडीआई से यार तुम्हें पावर मिलेगी, मतलब उस पूरी कंपनी को तुम ही मैनेज करोगे, ओन्ड करोगे, और सारा वोटिंग पावर तुम्हारा, ठीक है। अब देखो ये हो गया एफडीआई, नोट्स बना लेना, ठीक है, इसके भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो दूसरा चलते हैं एफआईआई और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब देखो दोनों ना अलग है, क्या ही टीचर कह देंगे हाँ जल्दी जल्दी से, ये देखो एफआईआई या फिर ले लो एफपीआई, दोनों सेम ही बात है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ऐसे करके आगे बढ़ो। अरे भाई देखो अब समझो यार, मैंने भी मतलब बहुत ढूंढा तब जाकर मिला, मैं भी भूल ही गया था, ठीक है। देखो क्या होता है, अब जैसे मान लो फॉरेन का कोई है, अमेरिका ले लेते हैं हम एग्जांपल, वहाँ की कोई इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, या फिर बैंक्स है। तो मान लीजिए अब बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने इन्होंने सारा अपना पैसा मान लो जमा करवाया इनमें, अब मान लो म्यूचुअल फंड में लगाया, वहाँ पर बैंक्स में रखा, तो अब बैंक से ऐसी थोड़ी ना रखेगी, दीमक लग जाएगी भाई। वो इन्वेस्ट करेंगे ताकि आगे चल के हम अपना इंटरेस्ट दे सकें उनको, तो वो क्या करेंगी, मतलब या तो अपने देश में या फिर वो किसी और कंट्री में, मान लो कि इंडिया, जैसे कि बहुत ही अच्छा एफडीआई हुआ है बहुत सालों में इंडिया में, तो वो क्या करेंगे, यहाँ की स्टॉक या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे वो पैसा। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये एफपीआई हुआ है, फॉरेन पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। एक बार वापस, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, बैंक्स और भी बहुत सारे इन्वेस्ट करती है फॉरेन से, मतलब अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री के मतलब स्टॉक या फिर बॉन्ड में, तो उसको हम कहेंगे एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको ना कोई भी पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपको, अभी तो फाउंडेशन में तो नहीं पढ़ोगे, इंटर में पढ़ोगे, ऐसे म्यूचुअल फंड वगैरह अगर इन्वेस्ट करते तो उनको पावर, वोटिंग पावर कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ना ही ओनरशिप, ना ही मैनेजमेंट। अब बताओ इन ये जो छोटे छोटे लोग हैं,
इतने सारे इन सबको थोड़ी ना इतनी सारी पावर वगैरह मिल जाएगी कि भाई वोट कर देना, तुम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मिलेगा तुमको भाई? हमको मिलेगा प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है लेकिन ज़रूरी दौड़ना है। मेन तो हमारा मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाएंगे। अब लॉक इन पीरियड देखो, इसमें ना कुछ नहीं होता। आज हिंदुस्तान में सही चल रहा है तो इंडिया में पैसे लगाएंगे, लेकिन जैसे कोविड में यहाँ पर बंद था लेकिन चाइना तो चल रहा था पूरा, तो क्या करा होगा इन्होंने? यहाँ से निकाल कर चाइना में सारा पैसा डाल दिया होगा, क्योंकि भाई वहाँ जहाँ इनको पैसा दिखता है ये लोग वहीं पे जाते हैं। क्योंकि भाई बहुत ही मतलब अच्छे खासे बल्क में ये इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक तरीके से इनके हाथ में होता है, एकदम से उठा देंगे, एकदम से गिरा देंगे प्राइस। जैसे कि देखो रिलायंस जो है, अब तो रिलायंस का शेयर भी 2250 कुछ हो गया। FII कितना है रिलायंस पे? करंट बता रहा हूँ बिल्कुल अब भी, 25.64%। 25 पॉइंट, मतलब एसोसिएट से ज़्यादा, लेकिन एक पर्सन के हाथ में नहीं है ना, इसलिए नहीं मानी जाएगी एसोसिएट। FII कितना है? जैसे फॉरेन से ये इन्वेस्टमेंट हुई है, 25.64%। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसी है। अब देखो FDI का एग्जांपल क्या है, जैसे कि वॉलमार्ट जो है, पता ही होगा, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ कर आए हैं। मैंने MCQ करवाए थे और छोटी सी रिवीजन पिछली वीडियो में देख लेना। जैसे कि वॉलमार्ट ने क्या है, 81% स्टेक है वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट में। वॉलमार्ट US की कंपनी है और फ्लिपकार्ट यहाँ की हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर या फिर हेड ऑफिस जो भी बोल लो, सिंगापुर में है। ठीक है ना? तो ये क्या है, उन्होंने पूरा मतलब अपना ही इधर से पैसा लगाया, कहाँ? फ्लिपकार्ट में। बीच में कुछ स्टॉक बॉन्ड आया ना जी, पूरा का पूरा इधर ही लगा। अब देखो ये ना दो तरीके होते हैं, या तो गवर्नमेंट रूट से कर लो या तो ऑटोमेटिक रूट से। मतलब किसी किसी में जो रिस्ट्रिक्शन होती है तो उसमें हमको गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है, और वरना ऑटोमेटिक रूट से। अब देखो जैन में मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था और मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि चलो गवर्नमेंट सही है, ये रहा गवर्नमेंट रूट। अब मान लो कि गवर्नमेंट रूट के अलावा अलावा क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछ लो और फिर आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये भी अपने नोट्स में लिख लेना ज़रूर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने MCQs पर। ये हो गई हमारी छोटी सी रिवीजन, ताकि हम MCQ सॉल्व कर पाएँ, कुछ हमको इतना नया ना लगे। ठीक है, अब चलते हैं पहले MCQ पर। फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू, फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू, फिस्कल पॉलिसी मतलब मैक्रो। ठीक है ना, ये याद है मैक्रो। अब फिस्कल पॉलिसी मैंने क्या बताया था? वो आएंगी, बजट बताएंगी, बजट में क्या कितना एक्सपेंस करना है, कहाँ से रिवेन्यू आएगा। क्या मनी और क्रेडिट का तो मनी में बताया था ना हमने, मॉनिटरी पॉलिसी में, फिस्कल थोड़ी ना। तो इसका आंसर है C, A and B बोथ। सेकेंड, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से चोर को बताओ कौन है, मतलब इनमें से कौन सा अलग है? एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी। अब देखो वही चार्ट का क्वेश्चन आ गया ना, ये इधर ये जो तीन है, ये तीनों के तीनों सेक्टर के हिसाब से है, और ये क्या है? मैक्रो है ना। तो इसका आंसर ये क्या है? ऑड ये हुआ ना फिर। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड अप टू द फर्स्ट थर्ड फोर्थ डेकेड, the economic system prevalent in India prevailed in India may be regarded as capitalistic, socialistic, mixed, colonial। इसी है, आज़ादी के बाद कॉलोनियल थोड़ी ना रह जाएंगे, मिक्स्ड है हम, मिक्स्ड इकोनॉमी ली थी हमने। बोथ मतलब कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक के अच्छे अच्छे करेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज pertain टू मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। वापिस से वो क्वेश्चन देख रहे हो कितना ज़्यादा जोर दिया MCQ में इस पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लो, मार्क कर लो, अभी अभी करवाया। फिजिकल पॉलिसी, हाँ। फिजिकल पॉलिसी ऐसा तो कुछ नहीं था। मॉनिटरी पॉलिसी, हाँ। तो इसका आंसर हो गया D, A and B बोथ। ठीक है, अब हमको मैच द फॉलोइंग करना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, तो देखते हैं लिबरलाइजेशन। अब देखो लिबरलाइजेशन का ना तुमको दो चीज़ें दे सकते हैं। पहला तुमको दे दे कि डी रेगुलेशन, ठीक है ना, पहले तुमको दे देंगे डी रेगुलेशन, या फिर तुमको दे देंगे डी कंट्रोल। तो दोनों में से कुछ भी आए तो देखो लिबरलाइजेशन ही होगा आंसर। ठीक है,
तो देखो, लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन। सोचो प्राइवेटाइजेशन क्या होगा, सोचो सोचो। प्राइवेटाइजेशन होगा मिटिगेशन ऑफ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मिटिगेशन मतलब ख़त्म हो गया ना पब्लिक सेक्टर का रोल उसमें, प्राइवेटाइजेशन। पब्लिक पब्लिक छोड़कर प्राइवेट के हाथों में दे रहे हैं आप वो। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। बताओ ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा। भाई ग्लोबलाइजेशन से तो दोनों ही होगा वैसे तो। ये भी होगा, फॉरेन ट्रेड भी बढ़ेगा और फॉरेन से इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो देखते हैं, ये देखो B+D, तो इसका आंसर डी है। Sixth question. Following statement pertain to the meaning, importance and impact of economic policy. बात कर लेते हैं मीनिंग, इम्पोर्टेंस, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इनमें से स्टेटमेंट ट्रू भी है, मतलब करेक्ट भी है और इनकरेक्ट भी है। तो हमको क्या करना है, पिकअप द आंसर ऑप्शन दैट गेट इट ऑल राइट। मतलब यहाँ पर देखो, नीचे देखोगे ना, ये दिया हुआ है, तो बताओ इनमें से सही कौन सा है। पहले पढ़ते तो हैं, ऐसी थोड़ी ना बता देंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑपरेट ओनली ऑन द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। नहीं नहीं, डिमांड की तरफ ही थोड़ी ना है। द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द पॉलिसी अकर थ्रू इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इंस्टीट्यूट और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ही तो बनाते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन डज नॉट इन्वॉल्व डिसीजन विद द स्टेक होल्डर। डज नॉट, ये अगर हटा देते तो बिल्कुल सही हो जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ सेक्टोरल पॉलिसी, मतलब अगर पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कोई एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज वगैरह से पॉलिसी आई तो क्या वो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर देखो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ सेकंड सही है। तो अब नीचे देखते हैं क्या कोई दिया हुआ है जिसमें सेकंड ही सही है, और ये देखो बी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये भी मैंने अभी रिवाइज करवाया था आपको। फॉर्म मतलब टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन वेयर गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास ही रहती है। प्राइवेट एंटरप्राइज होल्ड्स मैनेजमेंट, मतलब सारा काम वाम वही फुल्ली या फिर पार्शली। तो उसमें क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी बताया था डिसइन्वेस्टमेंट। डीरेगुलेशन, ये तो कोई था ही नहीं। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसका आंसर है डेलीगेशन, सी। एट्थ पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है ना, नॉट एट्रीब्यूटेबल टू फैसिलिटेटिव या फिर डेवलपमेंटल पॉलिसी। अब देखो गवर्नमेंट की ना चार तरीके की पॉलिसीज़ होती है। कौन कौन सी, या तो वो कुछ रेगुलेट करेगी, रेगुलेटिव पॉलिसी, या तो प्रोटेक्शन के लिए हमारी पॉलिसी, या तो हमको किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पॉलिसी, या तो किसी डेवलप हमारे मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी। मान लीजिए जैसे कि MSME, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज, इनके लिए अगर कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जिनसे इनको फ़ायदा हो रहा है तो वो डेवलपमेंटल पॉलिसी होगा ना, क्योंकि जितने ही बढ़ेंगे उतना ही तो बढ़ेगा हिंदुस्तान, है ना। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा है नॉट। लिफ्टिंग ऑफ कर्ब्स ऑन बिजनेस, ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस, क्रिएशन ऑफ कंड्यूसिव कंडीशन, कंड्यूसिव मतलब कि सहायक। तो ये तो सही लग रहे हैं यार, इन्हीं सब से हमको फैसिलिटी मतलब डेवलपमेंट होगा। इम्पोजिशन ऑफ क्लियरेंस एंड अप्रूवल, अगर क्लियरेंस अप्रूवल में इम्पोजिशन लाएंगे ये, तो ये हमारे लिए तो रिस्ट्रिक्टिव हो गया ना। ये तो हमको रिस्ट्रिक्ट करने की पॉलिसी आ गई, तो इससे डेवलपमेंट थोड़ी ना हो रहा है। तो इसका आंसर है डी। सेबी, RBI, IIDA, क्या है ये, रेगुलेटरी है, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इंस्टीट्यूशन है, सैटेलाइट इंस्टीट्यूट, ये तो बिल्कुल ही गलत। गोल सेटिंग बॉडीज़ है, तो देखो इसका आंसर है ए, रेगुलेटरी है ये भी आ सकता है, आसान है। अब देखो ये क्वेश्चन, ब्लैक रोक इन्वेस्टेड $30 million एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है, EFI, इन इंडिया स्टॉक मार्केट, इंडिया की स्टॉक मार्केट में। तो बताओ इनमें से क्या है। FDI बिल्कुल भी नहीं, हमको यहाँ पता चल चुका है, हिंट मिल चुका है, तो ये FII है, ठीक है ना। FDI इन सेक्टर्स या फिर एक्टिविटी विच डू नॉट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल,
कब हमको अप्रूवल नहीं चाहिए गवर्नमेंट का? ग्रीन चैनल, प्रायोरिटी रूट, नॉन कमर्शियल रूट, ऑटोमेटिक रूट। और क्या? ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट से पूछना ही नहीं डायरेक्ट। अब देखो उसी का उल्टा कर दिया, मेथड अदर देन ऑटोमेटिक रूट। कौन सा? गवर्नमेंट। और हाँ, इसके साथ साथ आरबीआई को भी याद रखना यार, पेपर में आ सकता है। एफआईपीबी की फुल फॉर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन बोर्ड नहीं, देखो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर पहले देखो इन्वेस्टमेंट इन दो में है, फॉरेन है, प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है, प्रमोशन डी। आइडेंटिफाई द सेक्टर वेयर एफडीआई इज नॉट परमिटेड, मतलब कहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिट नहीं है? ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल, एटॉमिक एनर्जी नहीं है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इम्पोर्ट से रिलेटेड कुछ सिंप्लीफाई कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट हटा दिया है, तो बताओ क्या होगा वो? ये भी नोट्स में लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ आर इकोनॉमी विद वर्ल्ड्स इकोनॉमी, ट्वेल्थ में पढ़ा था अगर याद हो तो, इंडियन इकोनॉमी में। तो क्या है बताओ? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट या फिर एग्रीगेशन? प्राइवेटाइजेशन तो देखो वो होता है जिसमें हम प्राइवेट के हाथ में कुछ दे देते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से प्राइवेटाइज करने का तरीका हो गया। एग्रीगेशन ये तो बिल्कुल ही नहीं है, तो आंसर हो गया ग्लोबलाइजेशन। 16, ये देखो मैंने बताया था, सेल ऑफ 50% स्टेक ऑफ पीएसयू टू प्राइवेट सेक्टर, सिंगल कंपनी को। तो बताओ ये क्या है? पहले ही देखना सीधा जॉइंट वेंचर। चलो टिक, खत्म। एफडीआई इज अलाउड इन, कौन सी चीज़ में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है? टी प्लांटेशन, कोकोनट, शुगर प्लांटेशन, नन ऑफ द अबव। भाई चाय उगा सकते हो, टी की प्लांटेशन कर सकते हो आप, इसमें एफडीआई अलाउ है क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चाय को, बहुत चीप पीते हैं लोग चाय। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया फॉल हुआ, ये यार ये बेकार है, हटाओ, मिक्स इकोनॉमिक बात। ये देखो ये भी मैंने बताया था, Hyundai इंडिया लिमिटेड, अब देखो इंडिया लिमिटेड कम्स टू इंडिया थ्रू एफडीआई रूट, ठीक है, एफडीआई रूट की तरफ से आया था। अब इनमें से कौन सा है? डिसिन डाइवेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट, जॉइंट वेंचर, बाय क्रिएटिंग 100% इंडियन सब्सिडरी, ठीक है ना, 100% इंडियन सब्सिडरी है। गवर्नमेंट पॉलिसी आर 4 टाइप्स, ऊपर मैंने बताया था कौन सी है इसका, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव, प्रोटेक्टिव, फैसिलिटेटिव, सही है इसमें, या फिर यहाँ पर ये डाल सकते हैं डेवलपमेंट, ठीक है ना। ब्रिक्स इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग, देखो पहले नहीं था ये, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब आपकी ये जनरल नॉलेज में भी काम आएगा। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया नहीं है, इसका आंसर है बी, साउथ अफ्रीका, ठीक है, याद रखना। कोरिया, ये साउथ अफ्रीका, इन सब में कन्फ्यूजन है, हो सकती है मतलब पेपर के टाइम पे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट के हैंड, प्राइवेट के हैंड में दे दी ओनरशिप, है भाई प्राइवेटाइजेशन। दिस इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, हाँ है, ऊपर पढ़कर आए हैं हम। टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन मतलब कैसे दे सकते हो आप? ओपनिंग दोज एरिया फॉर प्राइवेट सेक्टर विच आर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी में अब टाटा और महिंद्रा भी आ चुके हैं, हेल्प कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की बनाने में कुछ पार्ट्स, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बताइए। अब देखते हैं ए, FDI is made with an intention of exercising control over an enterprise. FDI is called incorrect, देखो वापस मार्क कर लो, पता चले करेक्ट। FDI is called portfolio investment, पोर्टफोलियो, देखो हमने इधर पढ़ा था FDI, फिर लाइन थी, फिर पढ़ा था FII, और फिर इधर और हमने पढ़ा था FPI। तो इसका आंसर ये है, ये इनकरेक्ट है, ये और ये अलग है, ठीक है ना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। आते हैं अब, फोर फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट FII इज मोर प्रेफरेबल टू FDI। FDI हैज स्ट्रॉन्ग स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट इन इक्विटी मार्केट,
इन इंडिया permissible permission for FDI is not uniform for all sector. FDI is usually done to reap short term gains. बताइए, अब सोचिए थोड़ा सा कौन सा है इसका, है ये इनमें से कौन सा करेक्ट है। बुक पढ़ना, एफडीआई वाला वही हेडिंग निकालना ऊपर। बुक में दिया हुआ है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि 26% भी है, 49% भी अवेलेबल है, 57% भी देखो अवेलेबल है, 74% भी अवेलेबल है, 100% भी अवेलेबल है। तो ये यूनिफॉर्म थोड़ी ना हुआ, हर एक सेक्टर में अलग अलग परसेंट कर सकते हैं एफडीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसर्न ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी? वापिस आ गया, मॉनिटरी पॉलिसी कौन सा कंसर्न नहीं है। इंटरेस्ट रेट है, कंट्रोल ऑफ मनी एंड क्रेडिट ये भी है, डिस्पोजेबल इनकम विद द हाउस होल्ड ये नहीं है, क्योंकि ये हाउस होल्ड ये माइक्रो इकोनॉमिक मतलब माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। ठीक है। 26 चूज द करेक्ट आंसर अमंग द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। करेक्ट आंसर बताओ। टैक्स रेट ज़्यादा होगा अच्छा होगा या फिर कम होगा अच्छा होगा? कम होगा तो बढ़िया होगा ना। इन्फ्लेशन महंगाई एक तरीके से कम, सॉरी जीडीपी टैक्स रेट लोअर होगा तो अच्छा होगा। जीडीपी हमारी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा। महंगाई अगर मतलब बीच में मॉडरेट होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका आंसर है ए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय लिबरलाइजेशन? अब देखो मैंने बताया था ना, डी कंट्रोल डी रेगुलेशन दे देंगे। अब देखो जनरल ब्रॉडरिंग ऑफ फ्रीडम, छोड़ो यार फ्रीडम ये। अब देखो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो ये तो प्राइवेटाइजेशन के हाथ में हो गया ना, तो ये डी है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज आर करेक्ट फॉर कंसिडरिंग मॉडरेटली लो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज कंड्यूसिव का मतलब सहायक फॉर डोमेस्टिक बिजनेस? बताओ। प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम कंपटीशन फ्रॉम, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर जैसे कि अब यूएस का भी करंट मतलब 73 होगा कि $1 जो है वो 73 रुपये के बराबर है, तो इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है? मतलब इतना ज़्यादा होने से कि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्ट हो रही है कॉम्पिटिशन से, क्योंकि इम्पोर्ट मेकिंग द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव, ट्रैफिक जंपिंग एफडीआई। 28 का आंसर क्या है? डी है इसका आंसर। रीज़न वाई, रीज़न बताओ कि क्यों लोअर इंटरेस्ट रेट सहायक है बिजनेस। लो इंटरेस्ट रेट से बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा? मेक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद लो रिटर्न एलिजिबल, मतलब आसानी। अब आपको कम अगर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा तो भाई लोन लोगे ना आप। अनेबल मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग ऑफ द हाउस होल्ड, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ, ये तो तब होगा जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी, है ना। जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी तब होएगा ना ये तो सेविंग वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवर आर्किंग ऑफ ऑल इंक्लूसिव एजम्पशन? यार ये देखो, ये ना मार्क कर लेना। ये क्या होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन ना देखो ज़्यादा देर तो याद रहते नहीं है, थोड़े टाइम याद रहेंगे फिर भूल जाओगे, तो इनको मार्क कर लेना और पेपर से एक दिन पहले ज़रूर एक बार सॉल्व कर लेना, क्योंकि पेपर में ना आईसीआई पूछ लेता है, ताकि आपके फुल नंबर ना आ पाए, अच्छे ना आ पाए। ठीक है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कंस्टिट्यूसिवनेस ऑफ पॉलिटिको लीगल एंड सोशियो कल्चर इंस्टीट्यूशन गिवन अदर थिंग्स कांस्टेंट टाइम लैग, और ये 4। तो देखो इसका आंसर है बी। क्यों? क्योंकि देखो जब हम एक मैक्रो वेरिएबल को डिस्कस करते हैं ना, तो हम बाकी के जो माइक्रो मतलब मैक्रो ही बाकी के जो वेरिएबल हैं उनको हम कांस्टेंट रखते हैं। तो ये हुआ आपका चैप्टर पूरा ख़त्म। बाय बाय, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो आएगी कुछ ही दिनों में, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं करा।